इस रोमांटिक ड्रामा की शुरुआत में हम लोग इस कहानी की हीरोइन मिंग को देखते हैं। वो डॉक्टर से अपनी आंखों का चेकअप करा रही थी। डॉक्टर उसे बोलता है कि तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्या तुम्हारी फैमिली मेम्बर कोई तुम्हारे साथ है। फ्लैशबैक में मिंग याद करते हुए कहती है कि नहीं, मैं अकेले ही यहाँ अपनी आंखों का ऑपरेशन करा लूँगी। वो हमें बताती है, मेरा एक हस्बैंड है। 2 साल पहले मैंने फैमिली प्रेशर में आ करके इस शहर के सबसे रिचेस्ट इंसान रोहन से शादी कर लिया। 2 साल पहले का सीन हमें दिखाया जाता है। रोहन के साथ ब्लाइंड डेट पर उसे ज़बरदस्ती भेजा गया था। रोहन बहुत ही पंक्चुअल इंसान था। जैसे ही मिंग 1 मिनट के लिए लेट होती है, वो उठ के वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी मिंग दौड़ते हुए वहाँ पर आती है और कहती है, सॉरी, मैं रास्ते में स्ट्रे कैट को सेव करने लगी थी, दैट्स वाई मुझे लेट हो गया। रोहन मिंग की ब्यूटी को देख करके काफ़ी सेटिस्फाइड होता है। दैट्स वाई वो मिंग को एक और मौका देने के लिए तैयार था। यहाँ पर वो दोनों आपस में बातें करते हैं। मिंग का शक्ल देख करके रोहन को ऐसा लग रहा था अपने एक्स बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने की वजह से मिंग सैड है। रोहन कहता है, मैं तुमसे सेटिस्फाइड हूँ, दैट्स वाई तुमसे ये अरेंज मैरिज या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ मेरी एक ही शर्त है, तुम यहाँ पर कभी मुझसे प्यार नहीं करोगी। मिंग उस बात को मान जाती है। इस बात को 2 साल बीत चुके थे। रोहन शादी का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के बाद बिजनेस ट्रिप पर निकल गया था। मिंग ने उसे कभी कांटेक्ट नहीं किया। आज वो अपनी आंखों का ऑपरेशन अकेले कराई थी। 2 सालों बाद जहाँ पर कि रोहन भी आता है, मिंग को वो देख के पहचान नहीं पाता। उसका सेक्रेटरी उसे कहता है, आई थिंक ये आपकी मिसेज है। जब रोहन ये चीज़ नोटिस करता है तो वो सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है, उसके फैमिली वाले तो उससे इतना प्यार करते हैं, वो अकेले क्या कर रही है यहाँ पर, अगर है भी तो। फिर वो उसे देखने के लिए जाता है कि क्या ये बात सच है। इस बात से अनजान मिंग थोड़ा बहुत हॉस्पिटल में टहल करके अपने कमरे में जाती है। तभी उसे उसकी मॉम का फ़ोन आता है। उसकी मॉम उसे एलाइट क्लासेस के लिए भेजा करती थी, इसी वजह से उसे डांट रही थी कि वह कुछ दिनों से एलाइट क्लासेस क्यों नहीं गई है। मैंग उन्हें झूठ बोल देती है कि वह रोहन के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, दैट्स वाई वह एलाइट क्लासेस अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन वो जल्दी ही वापस से क्लासेस रिज्यूम करेंगी। जानबूझ करके वो ये सुना रही थी कि रोहाना भी उसके साथ ही है। बात करके फ़ोन रखती है। उसे पता नहीं था कि रोहन ने उसकी बातों को सुन लिया है। वह इतना तो समझ गया था, उसकी मॉम से वो झूठ बोल रही है। उसकी मॉम उसे फोर्स कर रही है रोहन को ऐसे इम्प्रेस करके रखने में। रोहन यहाँ पर जाता है मिंग को वाटर ऑफर करने के लिए। मिंग उसे पूछती है कि वो कौन है। रोहन कहता है कि वो उसका हस्बैंड रोहन है। इस बात पर मिंग थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है और पूछने लगती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। रोहन उसे कहता है कि वो तो बस यहाँ से गुजर रहा था, अपना बिजनेस ट्रिप कंप्लीट करके वो लौट आया है, तो उसने मिंग को यहाँ देखा। अब उसके मन में बहुत से सवाल थे कि वो लड़की अकेले अपने आइज का ऑपरेशन क्यों करा करके हॉस्पिटल में है। तभी वहाँ पर मिंग के रूम के बगल वाली वुमेन कहती है, फाइनली तुम आ गए, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को अकेले आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए कैसे छोड़ सकते हो, बेचारी ने कितना सफ़र किया है। मिंग रोहन से कहने लगती है, अरे अरे इनकी बात मत मानना, ये बस थोड़ा मेरा केयर करने लगी है, इसीलिए इन्होंने ऐसा बोल दिया। रोहन मिंग को कुछ नहीं बोलता है, वो बस उसे वहाँ से लेके जाने लगता है। मिंग पूछती हम कहाँ जा रहे हैं, तो रोहन उसे कहता है, मैं तुम्हें वीआईपी वार्ड में लेकर के जा रहा हूँ। मिंग यहाँ पर नॉर्मल लोगों के वार्ड में आंखों का ऑपरेशन करा करके थी। मिंग के मन में सवाल था कि ये रोहन कर क्या रहा है। उन दोनों का तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था। वो मिंग को वीआईपी रूम में लेकर के जाता है और उसे रेस्ट करने के लिए बोलता है। यहाँ पर वो खुद भी बैठ करके मिंग का केयर कर रहा था। फ्लैशबैक में वो याद करता है, जाने से पहले मिंग ने उसका व्हाट्सएप वीचैट नंबर तो मांगा था, लेकिन कभी उससे कांटेक्ट नहीं किया। वो उसे बोल भी रहा था कि आखिरकार उसने उसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। मिंग कहती है, ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पे रोहन बैठा हुआ था। मिंग को काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा था, उसे वॉशरूम जाना था। रोहन उसे कहता है कि मैं तुम्हारा लीगल हस्बैंड हूँ, अगर मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा तो कौन करेगा। लेकिन मिंग उसकी हेल्प नहीं लेती है। 2 दिनों बाद उसकी आंखों की पट्टी खुलती है। वो काफ़ी रिलैक्स थी। रोहन का सेक्रेटरी उसे लेने के लिए आया था।
मेंग के लिए एक सुंदर सा ब्रेसलेट लेकर के आया था, लेकिन उसे रिसीव करने नहीं आया था। मेंग खुश थी, वैसे भी उसने इस रिश्ते से कुछ उम्मीद नहीं किया था। वो अपनी फ्रेंड के साथ जाती है। उसने भी रोहान को देने के लिए गिफ्ट खरीदा था। उसकी फ्रेंड तो उसे छेड़ रही थी कि गिफ्ट में तुम्हें तो खुद को उसे गिफ्ट करना चाहिए, ना कि ये सारे सामान। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड का क्रश यहाँ पर आ जाता है, जो कि उनका सीनियर था। रोहान वहाँ पर मेंग को उस लड़के से बात करते हुए सुनता है, देखता है तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट महसूस करता है। उसे ऐसा लगता है कि मेंग किसी और लड़के से कैसे बात कर सकती है, बट वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड इंसान था और वो प्यार मोहब्बत से तो कभी गुजरा नहीं था, तो इस फीलिंग को समझ नहीं पाता है। रोहान का कजन ब्रदर भी वहाँ पर था और वह देख रहा था। मेंग और उसके फ्रेंड टैक्सी आने का वेट कर रहे थे, तब तक रोहान मेंग को रिसीव करने के लिए आ जाता है। मेंग को नहीं पता था कि उसके सेक्रेटरी के साथ साथ रोहान भी आया हुआ है। मेंग उसे थैंक्स बोलती है उसे लेने आने के लिए। वो उस लड़के के बारे में पूछता है। मेंग उसे बताती है कि असल में वो मेरी फ्रेंड का सीनियर है। यहाँ पर मेंग नोटिस करती है कि इसकी कार में वो स्टारी नाइट वाला सीन नहीं है। वो बोलता है क्या हुआ, कार तुम्हें पसंद नहीं आया? मेंग कहती है कि मैंने ड्रामास में देखा है यहाँ पर कि इनमें लाइट चलते हैं अंदर से। रोहान कहता है मैंने उन्हें मॉडिफाई नहीं कराया। मेंग चुप हो जाती है। दोनों थोड़ी देर बाद घर पहुँचते हैं। रोहान मेंग को घर के अंदर तक छोड़ने जाता है। मेंग ने जो उसके लिए गिफ्ट खरीदा था वो उसे देती है। रोहन थोड़ा खुश हो जाता है कि मेंग ने ये गिफ्ट उसके लिए खरीदा था, ना कि उस लड़के के लिए। अब जब वो यहाँ तक आया था तो वो रोहन को अंदर कॉफ़ी के लिए भी पूछती है। मेंग के सारे कपड़े इधर उधर फैले हुए थे। बेचारा रोहन चुपचाप बैठा हुआ था यहाँ पे। अब यहाँ पर मेंग उस बिल्ले को ऐसे ही घर में छोड़ी हुई थी। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। रोहन से वो कहती है कि असल में वही स्ट्रे कैट है जिसको कि मैंने जान बचाई थी। खैर, अगर तुम भीग गए हो तो बोलो तो मैं तुम्हें भी ड्राई कर देती हूँ। रोहन कहता है नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। रोहन गलती से मेंग के कप से पानी पी लेता है। उसे लेट हो रहा था, वो वहाँ से निकल जाता है। मेंग का दिया हुआ फ्लावर बुके वो अपने घर में लगा देता है। वो तो अभी से ही मेंग को मिस करने लगा था। शायद उसे उससे प्यार तो उसी समय हो गया था जब उसने उसे पहली बार देखा था। तो फिर उसे पता चलता है मेंग की फैमिली वालों ने फैमिली डिनर पर बुलाया है। मेंग ने रोहान को नहीं बुलाया था, वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। वो अकेले ही पहुंच जाती है। उसके फैमिली वाले उसे ताने दे रहे थे, 2 साल से तुम लोग मैरिड हो, रोहान क्यों नहीं आया? मेंग कहती है क्योंकि वो बहुत बिजी है। यहाँ पर तभी रोहान मेंग के सपोर्ट में आ जाता है। वो उसे बिना बताए ही उसकी फैमिली वालों के साथ डिनर करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। अब मेंग खुश थी मन ही मन कि चलो कम से कम रोहान यहाँ पर आया। वो फैमिली में सबके सामने मेंग का सपोर्ट करता है। असल में मेंग इनकी असली बेटी तो थी, लेकिन बचपन में बच्चों की अदला बदली की वजह से उसकी सौतेली बहन इतने साल से उसके माँ बाप के साथ रही, तो वो लोग उसे ज़्यादा मानते हैं। मेंग के जो अडॉप्टिव पेरेंट थे वो गरीब हुआ करते थे। मेंग को उन लोगों ने रख तो लिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि रोहन से उनकी शादी करानी थी। डिनर कंप्लीट होने के बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं। मेंग रोहन को थैंक्स बोलती है उसकी फैमिली के सामने उसकी इज्जत रखने के लिए। रोहन बहुत ही शांत इंसान था, वो ज़्यादा अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करता था। वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। कार में रोहन ने वो मॉडिफिकेशन करा लिया था जिससे कि वो उसका अपर जो रूफ था वो स्टारी नाट की तरह दिख रहा था। मेंग ये देख के बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि वो इससे पहले सैड थी अपनी फैमिली के तानों को सुन करके। उसे तो इस घर में आने का दोबारा मन भी नहीं करता था, लेकिन असली पेरेंट को वो छोड़ नहीं सकती थी। रोहन मेंग को कहता है कि अब जब वो बिजनेस ट्रिप से लौट आया है तो उन दोनों को साथ में रहना चाहिए। मेंग के पास मना करने का कोई रीज़न नहीं था, दोनों लीगली मैरिड थे। यहाँ पर वो अपना सामान लेकर के रोहन के घर पहुँच जाती है। रोहन ने मेंग को दूसरा कमरा दिया हुआ था ताकि वो कंफर्टेबल फील कर सके। यहाँ पर वो अपने साथ वो कैट को भी लेकर के आई हुई थी। वो अपने कमरे में बैठ करके अपनी दोस्त से बात कर रही थी। उसकी दोस्त का तो कहना था कि बहन, मुझे तो लगता है कि जब तू रोहन के साथ रह रही है तो थोड़े मौके का फ़ायदा उठा।
थोड़ा उसे प्यार जता, अपना प्यार दिखा। लेकिन मिंग ऐसा नहीं करने वाली थी क्योंकि वो जानती थी उनका ये अरेंज मैरिज है। रोहान ने पहले ही कहा है कि वो प्यार किसी हालत में उससे नहीं कर सकती है। उसकी फ्रेंड मिंग को काफ़ी सारे आइडियाज़ देती है। रोहान रात में मिंग को चेक करने के लिए आता है जब वो हॉल में बैठी थी कि मिंग की आँखें अब पूरी तरीके से ठीक है या नहीं। उसका रिसेंट में इन्फेक्शन का ऑपरेशन जो हुआ था। लेकिन मिंग की तो नज़र रोहान की बॉडी पर जाती है। वह शर्माते हुए कमरे में चली जाती है। अगले दिन मिंग रोहान की दादी से मिलने के लिए जाती है। अच्छे स्टोर से स्नैक लेके गई थी, लेकिन रोहान की कज़न बदर मिंग का इंसल्ट करते हुए कहती है, हम लोग ये गरीबों वाले स्नैक नहीं खाते, दोबारा लेके मत आना। लेकिन रोहान मिंग का सपोर्ट करते हुए वो स्नैक्स खा लेता है और कहता है, बेहतर होगा कि तुम अपनी ज़बान थोड़ा कम चलाओ। रोहान की ग्रैंड मदर मिंग को बहुत ही पसंद करती थी। वो उससे बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करती हैं और मिंग को बेबी जल्द से जल्द करने के लिए बोलती है। उनकी शादी को 2 साल हो चुके थे। मिंग भी जानती थी कि ये तो कभी पॉसिबल नहीं होने वाला है क्योंकि दोनों बहुत ही अलग हैं, बट प्यार तो कहीं भी हो सकता है ना। रात में मिंग यहाँ पर अपने अडॉप्टिव फैमिली से बात कर रही थी। उनसे बात करके खुश थी। वो लोग रुआन से बात करना चाहते थे। मिंग रुआन को नहीं बुला रही थी, लेकिन तभी रुआन उसके अडॉप्टिव फैमिली से बात करने के लिए आ जाता है। अच्छे से बात करके दोनों रूम में सोने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पर वो लोग स्टे किए थे तो यहाँ तो साथ ही सोना था ना, भले वहाँ पर उनका अलग कमरा था। मिंग उसके पेरेंट्स से रोहान को बात करने के लिए थैंक्स बोलती है। उसके पेरेंट मिंग की बहुत ही फिक्र कर रहे थे। रोहान उसे कहता है, भले हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से कनेक्टेड है, बट इतना तो मैं कर सकता हूँ। नींद में मिंग रोहान को हक करके सो जाती है। अगली सुबह जब वो जगती है तो वो बहुत ही ऑकवर्ड थी कि वो रोहान को हक करके कैसे सो सकती है। सुबह ब्रेकफास्ट करके निकलती है तो रोहान की बहन वापस से मिंग का इंसल्ट करने का कोशिश करती है, लेकिन मिंग भी यहाँ पर पलट के अब उसे जवाब दे देती है। ग्रैंड मदर यहाँ पर आती है। वो रोहान की बहन को डांटने लगती है कि मिंग तुम्हारी भाभी है, रिस्पेक्ट से बात किया करो। वो वहाँ से चली जाती है। मिंग दादी से यहाँ पर कुछ उधर उधर की बातें करती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो रोहान लेट से जगह हैं तो शायद कल रात उनका रोमांस चला होगा। रोहान यहाँ पर आता है। मिंग कहती है, दादी को लगता है कि कल हमारे बीच रोमांस हुआ है, इसी वजह से हम लेट जगे हैं। रोहान बस स्माइल करके रह जाता है। मिंग यहाँ पर बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रही थी क्योंकि इनके बीच कुछ ऐसा था नहीं और घर वाले तो यही समझ रहे थे। रोहान उसके एक्सप्रेशन को समझ पाता है और बोलता है कि अगर तुम्हें इस टाइप की भी नीड है तो वो भी मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं तुम्हारा लीगल हस्बैंड जो हूँ। अब मिंग समझ जाती है कि रोहान उसकी बातों को गलत समझ रहा है। नेक्स्ट डे मिंग अपनी फ्रेंड से मिलती है। रोहान ने जो कुछ बोला वो उसे बताती है। उसकी फ्रेंड उसे छेड़ते हुए कह रही थी, ये तो और भी अच्छा है ना, अगर वो तेरे में इतना इंटरेस्ट ले रहा है तो इसी बहाने तुम दोनों के रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग हो जाएंगे। मिंग को वो कुछ ड्रेसेस गिफ्ट करती है रात में पहनने के लिए। मिंग बहुत ही ऑकवर्ड थी और वो ड्रेसेस नहीं पहनना चाह रही थी क्योंकि ऑब्वियस हो जाता कि वो रोहान को रिझा रही है। उन ड्रेसेस को चेक ही कर रही थी कि तभी रोहान उसके कमरे में आ जाता है। मिंग जल्दी से वो ड्रेसेस छुपा देती है। रोहान अपनी बात को पूरा करने आया था और आते ही मिंग को किस करने लगता है। मिंग इस चीज़ से थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। उसने रोहान का ये बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं किया था। दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह जब मिंग की नींद खुलती है तब रोहन इतना सीधे तरीके से पूछता है, तो कल रात कैसा रहा, तुम्हारी बॉडी में ज़्यादा पेन तो नहीं है ना। मिंग सोचती है इतने सिंपल तरीके से और इतना फॉरवर्ड तरीके से कौन ही इन बातों को पूछ सकता है डायरेक्टली। वो शर्माते हुए कहती है कि हाँ हाँ सब ठीक है। तभी वो नोटिस करती है कि रोहान को फीवर हो गया। वो कहता है, असल में कल रात तुमने ब्लैंकेट फेंक दिया था, दैट्स वाई, ऐसे ही सोने की वजह से मुझे फीवर हो गया। वो अपनी स्कूटी पर रोहान को बिठा करके हॉस्पिटल लेकर के जाती है और डॉक्टर वहाँ पर उसे आईवी वगैरह लगा रहे थे। अब रोहान ऐसे सिचुएशन में मोस्टली अकेला ही रहा करता है, लेकिन मिंग काफ़ी रिस्पॉन्सिबल इंसान थे और ऊपर से रोहान उसका हस्बैंड था, तो वो उसे छोड़ती नहीं है और जब तक उसकी आईवी कंप्लीट नहीं हो जाती
तब तक वो उसी के साथ बैठे रहती है। रोहान को जब आँख खुलता है तो वो देखता है मिंग अब भी उसके साथ ही थी। मिंग दवा लेने के लिए चली जाती है। नर्स आकर के बताती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत ही केयरिंग है, उसने बहुत ही तुम्हारा सपोर्ट किया है। जब तक तुम्हें होश नहीं आया वो तब तक तुम्हारे साथ ही बैठी थी। रोहान ने कभी किसी से ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की थी। वो मिंग वहाँ से अपना दवा वगैरह लेके लौट रही थी, तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आ रहा था और वो यहाँ पर रोहान से इस तरीके से बिज़नेस का कुछ डील्स लाने के लिए बोल रही थी। मिंग मना करते हुए फ़ोन कट कर देती है। मिंग को एक पार्टी में जाना था जो कि उसकी फैमिली ने उसे बुलाया था। रोहान कहता है मेरा सेक्रेटरी तुम्हें ले जाएगा, मुझे तो बिज़नेस ट्रिप पर निकलना है। मिंग कुछ नहीं कहती है। उसकी सौतेली बहन का बर्थडे था, वो रोहान के दोस्त के साथ वहाँ पहुँच जाती है। रोहान के दोस्त को जब वो लोग मिंग से बात करते हुए देखते हैं तो उसकी बहन को जलन होने लगता है, क्योंकि सारे अमीर लड़के मिंग के पीछे ही पड़े हैं। उसका फ्रेंड मिंग के फ़ोटोज़ क्लिक करके रोहान को भेज रहा था, जहाँ पर कि रोहान दूसरे शहर में बिजनेस ट्रिप में बिजी था। मिंग यहाँ पर चुपचाप से फिर बर्थडे पार्टी अरेंज करके चली जाना चाह रही थी, लेकिन उसकी मॉम और उसकी बहन दोनों ही आकर के मिंग को परेशान करने लगते हैं और कहते हैं तुम्हें सिर्फ एक इंसान को पटाने का काम दिया गया है, वही काम करो, वही काफ़ी है। मिंग उनकी बातों को ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी तो उसकी मॉम और गुस्सा करने लगती है और मिंग को सबके सामने थप्पड़ भी मार देती है। यहाँ पर रोहान का फ्रेंड मिंग को सपोर्ट करने आता है तो वो लोग उसे कहते हैं हस्बैंड तुम्हारा रोहान है, वो नहीं है तो उसके कज़न ब्रदर से काम चला रही हो, ये तो हद ही हो गया। इस बात पर मिंग को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सपोर्ट में उन्हें भी सुना देती है कि मेरा कैरेक्टर को जज करने का आपको हक किसी को नहीं है। अगर आप लोग मुझे पसंद नहीं करती हैं तो ठीक है, आज के बाद मैं इस घर में कभी आऊँगी भी नहीं। रोहान की तरफ से दिया गया वो गिफ्ट गिर के टूट जाता है। मिंग कहती है वैसे तो ये गिफ्ट मेरे हस्बैंड ने मेरी बहन को देने के लिए दिया था, बट आई डोंट थिंक कि अब ये डिज़र्व करती है। आज से आपकी फैमिली को ये चीज़ें मुबारक, मैं जा रही हूँ यहाँ से। उसका फ्रेंड रोहान को जैसे ही ये बातें बताता है तो रोहान अपनी मीटिंग उसी समय ओवर करके मिंग को देखने के लिए निकलता है। इधर मिंग ने रोहान को ये बातें नहीं बताई थी, क्योंकि इतनी छोटी बातें उसे जानने का फ़िलहाल ज़रूरत नहीं था। वो बिजनेस मीटिंग में जो था मिंग अपनी दोस्त से बात कर रही थी। उसके दोस्त को भी ये सारी बातें पता चलता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन जैसे ही मिंग फ़ोन काटती है तभी रोहान सामने आ जाता है। अब वो उसे पूछने लगती है अरे वो यहाँ क्या कर रहा है, वो तो बिजनेस मीटिंग में था ना। रोहान उसका फेस देख करके पूछ रहा था उसके फेस के साथ क्या हुआ। आज जो कुछ उस पार्टी में हुआ मिंग उसे नहीं बताना चाह रही थी तो वो बहाना करके टाल देती है। रोहान उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे चीज़ें छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मुझे ये बातें जानने का पूरा हक है। अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम मुझे बता सकती हो। वो मिंग को वहाँ से लेके जाता है। मिंग को नहीं पता था कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो सोच रही थी कि क्या रोहान उसका फिक्र कर रहा है। उसे ने तो कहा था कि फीलिंग्स नहीं लाने के लिए, तो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में इतना केयर की ज़रूरत भी नहीं थी। वो उसे उसकी मॉम और उसके स्टेप सिस्टर से मिलने के लिए लेकर के जाता है। वो लोग पूछने लगते हैं कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो रोहन सीधी तरीके से कहता है आपने मेरी वाइफ पर हाथ उठाया है, उसकी गलती नहीं होने के बाद तो आपको यहाँ पर माफ़ीनामा जारी करना पड़ेगा। 3 दिनों के अंदर अगर आपने पब्लिकली मिंग से माफ़ी नहीं मांगी तो भूल जाइएगा आपके हस्बैंड को मेरी कंपनी की तरफ से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। और हाँ, आज के बाद मिंग उस घर में नहीं जाएगी, ये मेरा डिसीजन है। उसकी मॉम और उसके स्टेप सिस्टर यहाँ पर कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर उन लोगों ने ज़्यादा चोट चपड़ की ना तो फिर तो यहाँ पर रोहान और भी भड़क जाएगा। वो मिंग को फिर वहाँ से लेकर के जाता है। रास्ते में मिंग उसे कहती है थैंक्स उसकी फैमिली को सबक सिखाने के लिए। रोहान उसे कहता है तुम्हें लड़ना नहीं आता खुद के लिए। मिंग कहती आता है, बस मैं उनसे बहस नहीं करना चाहती। रोहान ने मिंग से कहा था कि आज रात दोनों वापस से रोमांस करेंगे। वो थोड़ी ऑकवर्ड थी। जब रोहान मीटिंग में था तो वो उसे मिल्क ऑफ़र करने के लिए जाती है। रोहान को उसकी बहुत ही फिक्र हो रही थी। वो उसे कहता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस तरीके से थप्पड़ मारा और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मिंग कहती है कि तुम बिजनेस ट्रिप पर थे तो फिर इतनी छोटी सी बात बताने की ज़रूरत ही क्या थी।
और उसके मन में ये भी चल रहा था कि उनके बीच जब कोई फीलिंग नहीं है तो फिर वो सारी बातें भला क्यों ना शेयर करे। वो अपने कमरे में जाने लगती है। तभी रुआन यहाँ पर आता है। उसने देखा था कि मेंग ने वो नया नाइट ड्रेस पहना है। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो दोनों यहाँ पर वापस से रोमांस करते हैं। अगली सुबह मेंग ऑफिस पहुँचती है। उसके दोस्त उसे छेड़ रहे थे उसका रुआन का कैसा चल रहा है। साथ ही में वो लोग बता रहे थे कि हमारी कंपनी में एक नया एम्प्लॉय आया है, बहुत ही हॉट है वो लोग असल में मेंग के एक्स बॉयफ्रेंड क्यू के बारे में बात कर रहे थे। रुआन से शादी करने के कुछ समय पहले उसने क्यू से ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि क्यू मेंग का स्टैंड नहीं ले पाता था। शायद वो इतना स्ट्रांग नहीं था या फिर ये है कि इतना प्यार नहीं करता था। दैट्स वाई मेंग ने प्रैक्टिकल होकर के क्यू से ब्रेकअप कर लिया था। आज वो दोनों मिलते हैं तो क्यू वापस से मेंग से बात करने का कोशिश करता है। मेंग उसे कहती है जो कुछ था वो हमारे बीच 4 साल पहले था। मैंने ऑलरेडी तुमसे ब्रेकअप कर लिया है तो बेहतर होगा कि बस एक एम्प्लॉय की तरह ही तुम यहाँ पर मुझे ट्रीट करना। लेकिन क्यों मेंग को वापस से अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। हालांकि मेंग इस इरादे में बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे ही वो वहाँ से निकलती है, घर पहुँचती है तो उसका रोबोट रोहन से बातें कर रहा था। रोहन की आइडेंटिटी उसमें मेंशन नहीं की गई थी। मेंग उसे कहती है हमारी कंपनी का नया प्रोडक्ट है, मैंने अभी तक इसे पूरे तरीके से अपग्रेड नहीं किया। रोहन उस रोबोट को कहता है कि वो मेंग का हस्बैंड है। वो रोबोट यहाँ पर रोहन से अच्छे से बात करने लगता है, लेकिन उससे बात करते करते अचानक से रोहन का वो एक्सीडेंट वाला ट्रॉमा उस पर हावी हो जाता है। रोहन के मॉम डैड की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी और उस कार एक्सीडेंट में रोहन बच गया था, लेकिन उसके बाद से उसे ये ट्रॉमा बहुत ही सताते रहता है। मेंग को ये बात पता नहीं था, लेकिन वो उसके सपोर्ट में ज़रूर थी। उसे लगता है कहीं रोहन की तबीयत तो नहीं ख़राब हो गई। रोहन आगे बढ़ के मेंग को किस कर लेता है, जिसकी वजह से कि वो खुद को काम डाउन महसूस कर पा रहा था। मेंग को नहीं पता था कि वो रोहन की धीरे धीरे ऐसी ज़रूरत बनते जा रही है जिसके बिना कि वो रह ही नहीं पाएगा। यहाँ पर वो दोनों कुछ इधर उधर की बातें करते हैं जिससे कि रोहन का ध्यान उस ट्रॉमा से हटता है और वो काफ़ी रिलैक्स महसूस कर पाता है। वो दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। अगले दिन मेंग अपने ऑफिस में बैठ करके रोहन की कही गई बातों को सोच रही थी, जहाँ पर कि वो ऐसा महसूस कर रही थी कि रोहन को उससे प्यार हो गया है। लेकिन खुद रोहन ने ही कहा था कि इस रिलेशनशिप में वो दोनों एक दूसरे से कभी प्यार नहीं करेंगे। अगले दिन रोहन मेंग को उसका फ़ोन उठाने के लिए आ जाता है, जो कि वो घर पर ही भूल आई थी। अब वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। रोहन कहता है मैं इतना सेमफुल तो नहीं हूँ। मेंग कहती है नहीं, बात वो नहीं है, बात ये है कि अभी हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं किसी को, और पता चलेगा इस तरीके से तो फिर बेवजह ही तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगा, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही तो है ना। रोहन आगे बढ़ के मेंग को किस करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्यू आ जाता है। क्यू मेंग को रोहन के साथ देख करके इस तरीके से थोड़ा शौक हो जाता है कि वो रोहन के साथ क्या कर रही है। इस बात पर मेंग क्यू को रोहन से इंट्रोड्यूस कराती है, ये कहते हुए कि वो उसका हस्बैंड है। रोहन उसे कहता है कि वो शाम में उसे लेने के लिए ज़रूर आएगा। मेंग यहाँ पर ऑकवर्ड फील करने लगती है क्योंकि क्यू के बारे में उसने रोहन को खुल करके कभी बताया नहीं था। रोहन को लगने लगता है कि क्यू वही मेंग का एक्स बॉयफ्रेंड है जिसकी वजह से कि वो रो रही थी। रोहन के जाने के बाद क्यू मेंग से सवाल करता है कि वो कैसे रोहन से शादी कर सकती है, वो उसके टाइप का नहीं है। मेंग उसे कहती है और ये डिसाइड करने वाले तुम कौन होते हो। मैं अपने हस्बैंड रोहन के साथ बहुत ही खुश हूँ और हमारे बीच वैसा कोई रिलेशन नहीं है जो तुम सवाल कर रहे हो, मुझे परेशान मत करना। ये कह के वो अपनी कंपनी के लिए चली जाती है। इधर रोहन ने क्यू के बारे में पता लगाया था तो उसे पता चलता है कि हाँ, क्यू वही उसका बॉयफ्रेंड है और अब वो एक कंपनी का सीईओ बन करके वापस लौटा है। कहीं ना कहीं रोहन को जेलस हो रहा था, बस वो अपनी फीलिंग को जाहिर नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ हम लोग क्यू मेंग को देखते हैं। रोहन उसे लेने के लिए आ रहा था तो वो बाहर ही उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। तभी क्यू यहाँ पर आ जाता है और वो मेंग से बातें करने लगता है। उसका केयर वगैरह कर रहा था, उसे अपना जैकेट भी
ऑफ़र करने लगता है। जितना ही क्यों मिंग के पास जाने का कोशिश कर रहा था, मिंग उतना ही उससे दूरी बना रही थी, क्योंकि अब उसने रोहान से लीगली शादी कर ली है। रोहान इन चीज़ों को आकर के देखता है और उसकी जेलसी तो एक लेवल और बढ़ जाती है। वो यहाँ पर आता है और मिंग को अपना जैकेट ऑफ़र करते हुए वहाँ से लेकर के जा रहा था। रोहान और क्यू दोनों फॉर्मली एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं और क्यू यहाँ पे रोहान को ऑफेंड नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि रोहान असल में उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अमीर है। इसी वजह से उसके सामने नॉर्मल ही रहता है। अब मिंग को ये सिचुएशन काफ़ी ऑकवर्ड लगता है, जो कि यहाँ पर एक अजीब सा टेंशन क्रिएटेड था। क्यों ने मिंग से सवाल किया था कि क्या उस समय अगर उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो क्या मिंग आज उसकी होती। मिंग उसे बिना कुछ बोले रोहान के साथ घर चली जाती है। रोहान यहाँ पर उससे क्यों के बारे में पूछ रहा था। मिंग को लगता है कि उस पर डाउट कर रहा है। उसे क्लियर करती है, डोंट वरी, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है ना कि जब तक वो रोहान के साथ रिलेशनशिप में है वो उसे कभी धोखा नहीं देगी, तो वो उसे कभी धोखा नहीं दे रही है। उसने क्यों से 4 साल पहले ही ब्रेकअप कर लिया है। उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसी कंपनी में काम करता है तो वो उसे अवॉइड तो नहीं कर सकती, लेकिन बहुत कम डिस्टेंस रखेगी। ये कह के वो अपने कमरे में चली जाती है। देखा जाए तो उन दोनों के बीच एक छोटी सी लड़ाई हुई थी। मिंग अपनी दोस्त को ये सारी बातें बताती है। उसकी दोस्त कहती है, मुझे तो लग रहा है रोहान की बातों से कि वो जलन महसूस कर रहा है। मिंग सोचती, नहीं नहीं, वो ओवर थिंक कर रही है, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों एक हफ्ते तक एक दूसरे को अवॉइड कर रहे थे। उन दोनों में से किसी ने एक दूसरे से बात नहीं किया था। एक रात मिंग को रोहान का कॉल आता है कि उसके पेट की तबीयत खराब हो गई है। मिंग ये सुन कर के थोड़ा सा परेशान हो जाती है। रोहन उसे कहता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे पेट डॉक्टर के पास लेकर के जा रहा हूँ। अब मिंग भी वहाँ पर जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुँचती है। देखती है कि उसके कैट ने रोहन के ऊपर ही वोमिट कर दी है। डॉक्टर यहाँ पर उसके कैट को चेक करके बताता है कि इसे डाइजेशन इशू हो गया है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, उसकी कैट ठीक है। रोहन और मिंग दोनों ही मिल करके उसके पेट का ख्याल रख रहे थे। मिंग उससे बहुत ज़्यादा ही कनेक्टेड थी। हालांकि रोहान को ऐसे पेट पसंद नहीं थे, लेकिन वो मिंग की वजह से उन्हें घर में रहने देता है। यहाँ पर मिंग और रोहान तभी से उसे पेट के बहाने ही एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। डॉक्टर से चेकअप कराने के बाद 2-3 दिनों बाद वो लोग उसे घर लेकर के जाते हैं। वो दोनों बात करके बैठ के बातें करते हैं। रोहान मिंग से माफ़ी मांगता है, ये बोलते हुए कि उसे मिंग के साथ उस दिन इस तरीके से रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए था। मिंग भी उसे सॉरी बोलने के बाद माफ़ कर देती है। अगले दिन रोहान मिंग को उनकी शादी का रिंग बाय करने के लिए लेकर के जाता है। अगले कुछ दिनों में वो दोनों पब्लिकली शादी करने वाले थे। ये रोहान का डिसीजन था। हालांकि मिंग थोड़ी ऑकवर्ड थी कि रोहान को होकर गया है। 2 साल बाद वो पब्लिकली शादी करना चाह रहा है। यहाँ पर रोहान ने जो मिंग के लिए कपल रिंग पसंद किया था वो मिंग को भी अच्छा लगता है। वो दोनों वही रिंग लेने का डिसाइड करते हैं। जब वो दोनों घर जाते हैं, मिंग सोने के लिए जा रही थी, लेकिन रोहान उसे कहाँ जाने देने वाला था। वो उसे रोमांस करने के लिए लेकर के जाता है। रोहान और मिंग के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो पूरी तरीके से फ़िलहाल के लिए तो ख़त्म हो चुकी थी। अगले दिन मिंग यहाँ पर देखती है कि रोहान सिर्फ ऊपर कोट पहन करके मीटिंग कर रहा है। वो उसे देख के हंसने लगती है। मीटिंग फिनिश होने के बाद दोनों यहाँ पर बैठ के चेस खेलते हैं। मिंग बेट लगाती है कि अगर वो जीत गई तो रोहान को उसकी एक बात माननी पड़ेगी। रोहान ये बात मान जाता है। हालांकि वो जानबूझ करके वो चेस का गेम मिंग से हार जाता है। मिंग उसे कहती है वो अगले 1 हफ्तों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रही है, क्या वह तब तक उसकी कैट का ख्याल रख लेगा। रोहान उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, वैसे इसमें बेट लगाने वाली कोई बात नहीं थी। वो उसका हस्बैंड है तो उसकी चीज़ों का ख्याल रखना उसका काम है। अगले दिन मिंग बिजनेस ट्रिप के लिए निकल रही थी। उस कैट को क्या क्या ज़रूरत होता है, उसका फूड कहाँ है, सब कुछ वो रोहान को बता के जाती है। इधर उसकी कैट भी रोहान के साथ काफ़ी यूज्ड टू हो चुकी थी। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ खेला करते थे। रोहान मिंग को मिस कर रहा था। यहाँ पर मिंग अपनी वहाँ की फ्रेंड से अपनी बातें शेयर करती है। उसकी फ्रेंड उसे काफ़ी सारी बातें सजेस्ट करती है, जैसे कि उसके और रोहान के रिलेशनशिप
काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकेंगे। लेकिन सबका रिलेशनशिप अलग होता है, यूनिक होता है। यहाँ पर वो दोनों कैट के बहाने ही एक दूसरे से बात करते थे। रात में तो रोहन को मिंग के बिना नींद ही नहीं आ रही थी। बस वो इंतज़ार कर रहा था कैसे ये एक हफ्ता बीते और मिंग घर वापस आए। मिंग जब घर वापस आती है तो देखती है कि रोहन ने उस कैट के लिए काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ला करके रखी हुई है। वो ये देख करके खुश हो जाती है और कहती है, तुमने तो इस कैट के लिए काफ़ी सारी चीज़ें ला दी हैं। वो कहता है, हाँ अब बारी मेरी है। ये कहते हुए मिंग को कमरे में लेके जाता है और दोनों रोमांस करते हैं। अगली सुबह मिंग बहुत ही खुश थी क्योंकि रोहन ने उसकी कैट का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखा था और अब रोहन बिजनेस ट्रिप पर निकल रहा था। वो उसे अच्छे से भेज देती है। फिर वो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। अपनी सारी फीलिंग उससे वो शेयर कर रही थी। इधर रात में बिजनेस ट्रिप पर रोहन को मिंग के बिना नींद नहीं आ रहा था। वो उसके लिए वेट ड्रीम्स देख रहा था जहाँ पर कि वो उसके साथ रोमांस कर रहा था। वो खुद की फीलिंग को समझने का कोशिश कर रहा था कि वो मिंग को देख करके खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता है। यहाँ पर वो उसे वीडियो कॉल करता है और दोनों काफ़ी लेट नाइट एक दूसरे से बातें करते हैं जिसकी वजह से कि रोहन को नींद आ पाता है। लेकिन अगली सुबह जो उसकी सेक्रेटरी थी उसने जानबूझ करके रोहन को नशे का दवा दिया था और उसका फ़ायदा उठाने का कोशिश किया था। रोहन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था जो उसकी सेक्रेटरी जो उसके टाइम से उसके साथ काम कर रही है वो उसके साथ ऐसा करेगी। वो उस पर काफ़ी भड़क जाता है। हालांकि वो उसे अपना फ़ायदा उठाने का मौका नहीं देता। दूसरे सेक्रेटरी को कॉल करके वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचता है उस दवा के असर को कम करने के लिए। इधर मिंग अपनी फ्रेंड के साथ थी। तब उससे उसके फ्रेंड से पता चलता है कि रोहन तो हॉस्पिटल में है। अब मिंग काफ़ी परेशान हो जाती है। उसके दोस्त से पूछने लगती है कि रोहन कौन सा हॉस्पिटल में है। जब उसे पता चलता है तो वो सब कुछ छोड़ करके हॉस्पिटल के लिए निकलती है। इधर रोहन ने उस सेक्रेटरी को जॉब से निकाल दिया था। मिंग वहाँ पर पहुँचती है। वह रोहन से थोड़ा गुस्सा थी, ये कहते हुए कि माना हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है लेकिन मैं इतना भी बुरा बिहेव डिज़र्व नहीं करती हूँ कि मेरा हस्बैंड हॉस्पिटल में हो और मुझे दूसरे लोगों से सबसे लास्ट में पता चले। रोहन उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। मिंग पूछती है क्या हुआ। रोहन उसे सारी बातें बताता है। वो कहता है डोंट वरी, आज के बाद वो फीमेल सेक्रेटरी नहीं रखने वाला। मिंग कहती है नहीं ये तो गलत बात है, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम इसमें लड़का और लड़की का फ़र्क नहीं कर सकते हो। मुझे अच्छा लगता है जब कोई लड़की बहुत ही अच्छे पोजीशन पर काम करती है। तो रोहन उसकी बात मान जाता है। यहाँ पर वो जो मिंग थी वो रोहन का केयर कर रही थी। उसके साथ ही वो यहीं रुकने वाली थी। वो दोनों एक दूसरे को हक करके सो रहे थे। रोहन मिंग को किस करने लगता है लेकिन वो उसे रोकते हुए कहती है कि डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए बोला है। फिर रोहन आगे नहीं बढ़ता है। वो बस मिंग को हक करके ही सो जाता है। उससे इतना तगड़ा वाला मिंग से प्यार हुआ था कि वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। बस उसे इस बात का आइडिया नहीं था। अगले दिन मिंग रोहन के लिए अपने जैसा मैचिंग वाला मफलर लेकर के आती है और उसे पहना भी देती है। वो दोनों हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के घर पर जाते हैं जहाँ पर कि रोहन के कहने पर उनके सेक्रेटरी ने फेक स्नोफॉल अरेंज किया था क्योंकि मिंग को फेक स्नोफॉल बहुत ही पसंद था। रोहन मिंग को खुश करने के लिए ऐसा कर रही थी। हालांकि मिंग समझ जाती है लेकिन वह रोहन से कुछ बोलती नहीं है। रोहन यहाँ पर मिंग को रिंग दे करके अपनी फीलिंग जाहिर करने का कोशिश कर रहा था। मिंग उसे जवाब देने के लिए वक्त मांगती है। दोनों वापस से सोने के लिए चले जाते हैं। जब मिंग रात में उठती है तो वो उन पेपर्स को देखती है। उसे याद आता है कि इस पेपर का लास्ट लाइन यानी लास्ट सिचुएशन डाइवोर्स है। तो वो रोहन से बिना कुछ बोले वो रिंग वहाँ रख करके अपने काम के लिए निकल जाती है और कहती है कुछ टाइम के लिए रोहन उसे संभाल करके रख ले। अब रोहन को नहीं पता मिंग को क्या हुआ। मिंग अपनी दोस्त से सारी बातें शेयर करती है। उसकी दोस्त उसे समझाती है कि वो ओवरथिंक कर रही है और फीलिंग तो रोहन की है, तुम्हारी नहीं। तो ये सर टूटेगा कैसे। हालांकि वो मिंग की श्योरिटी के लिए एक डाइवोर्स लॉयर को भी बुला ली थी जो कि मिंग को उसके सिचुएशन के हिसाब से सारी बातें बताती है। उसके फ्रेंड को मिंग की बहुत फिक्र थी, इसी वजह से उसने मिंग के लिए उस लॉयर को यहाँ बुलाया हुआ था। वो लॉयर मिंग को अपना कार्ड वार्ड भी दे दिए जिससे कि लेकर के मिंग घर पहुँच जाती है।
इधर रोहान सोच रहा था कि मेंग ने क्या उसकी फीलिंग को मना कर दिया है। उसका कज़न भाई यहाँ पर आता है और वह दिखा रहा था कि मेंग वहाँ से लौटी है तो उसने सबके लिए क्या क्या गिफ्ट लाए हैं। मेंग ने रोहान को कुछ भी नहीं दिया था तो उसे इस बात का बुरा लगने लगता है। उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि अगर वो मेंग से प्यार करता है तो उसे अपनी फीलिंग जाहिर करनी चाहिए, ना कि ऐसे सिचुएशन में चुप रहना चाहिए। इधर मेंग घर लौटती है। रोहान शांति से बैठा हुआ था। वो मेंग से पूछता है, तुमने सबके लिए गिफ्ट लाया, मेरे लिए क्यों नहीं? मेंग कहती है, मफलर दिया तो था मैंने तुम्हें। रोहान कहता है, नहीं वो अलग है, जो तुमने सबको दिया है मुझे भी वैसे ही गिफ्ट चाहिए। ये कहते हुए वो आगे बढ़ के मेंग को किस कर लेता है। मेंग से कहती है, अरे तुम्हें हुआ क्या है? मैंने तो कैजुअली ही सिर्फ तुम्हारे कुछ क्लोज लोगों के लिए वो गिफ्ट्स लेकर के आए हुए थे। रोहान को इस बात से कितनी जेलसी हो रही थी वो समझ नहीं पाती है। वो मेंग से पूछता है कि उसने उसकी फीलिंग क्यों नहीं एक्सेप्ट की, क्या वो क्यों से उतना अभी भी प्यार करती है। मेंग कई बार उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में उसे एक्सप्लेन कर चुकी है, लेकिन रोहान को ये बात की श्योरिटी ही नहीं मिली थी। मेंग उसे कहती है उसे थोड़ा वक्त चाहिए इन चीज़ों को समझने के लिए, लेकिन वह रोहान को छोड़ के नहीं जाएगी। अगले दिन वो ग्रैंड मदर से मिलती है, रोहान के पास्ट के बारे में जानती है। वो बताती है कार एक्सीडेंट में उसके मॉम डैड के मौत के बाद रोहान बहुत ही अकेला हो गया था। वो कभी रिलेशनशिप में भी नहीं आया और ना ही उसने यहाँ पर कभी किसी से प्यार किया। तो मेंग को समझाती है कि वो रोहान को कभी छोड़ करके नहीं जाए, क्योंकि वो अंदर से बहुत ही अकेला है। मेंग को भी रोहान की फैमिली काफ़ी टचिंग लगती है। बेचारे ने कितना कुछ झेला है यहाँ पे। वो उससे मिलने के लिए वहाँ से जा रही थी, तभी उसके पैर में मोच आ जाता है और उसे संभालने के लिए वहाँ पर क्यों आया था, जिसका घर की बगल में ही था। लेकिन मेंग उससे हेल्प लेने से मना कर रही थी, ये कहते हुए कि मुझे तुम्हारे हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊँगी। रोहान इन चीज़ों को देख लेता है और वो और भी ज़्यादा जेलस हो जाता है। जब वो यहाँ पर आता है तो मेंग क्यों को छोड़ करके उसके पास चली जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि रोहान ने साफ कहा था कि वो रिलेशनशिप में चीट नहीं कर सकती। और उसे ऐसा लगता है कि उसे ऐसा लगेगा कि वो उसे चीट कर रही है। रोहान चुपचाप उसे वहाँ से लेकर के जाता है। घर जाने पर वो बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रहा था। ज़्यादा ही मेंग को किस करने लगता है। मेंग उसे कहती है, अरे यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम थोड़ा नॉर्मल रिएक्ट नहीं कर सकते क्या? रोहान कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें क्यों के साथ देख करके बिल्कुल भी नॉर्मल रिएक्ट नहीं कर सकता। मेंग उसे बताती है कि उसके पैर में मोच आ गया था, बस वो उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। उसके और क्यों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। रोहान मेंग को कन्फेस करता है कि शायद वो उसे पसंद करने लगा है। मेंग ये बात सुन के शौक थी। जिस बंदे ने खुद कहा था कि वो प्यार मोहब्बत का रिलेशनशिप नहीं रख सकता, वो उसे कन्फेस कर रहा है। जब अगली सुबह रोहान जगता है तो वो मेंग के पास वो डाइवोर्स लॉयर का कार्ड देखता है। उसे ऐसा लगता है कि मेंग उसे डाइवोर्स देना चाह रही है। वो चुपचाप जाकर के हॉल में बैठ जाता है। कुछ देर बाद मेंग जगती है। रोहान को हॉल में बैठा हुआ देख करके पूछती है, अरे तुम बहुत जल्दी जग गए। रोहान कहता है, मैं सोया ही नहीं। मेंग पूछती है, क्या हुआ? वो उसे डाइवोर्स लॉयर का कार्ड दिखाते हुए बोलता है, क्या वो उससे अलग होना चाह रही है? वो उसे कहती है, नहीं ऐसा तो नहीं है। रोहान उसे रोते हुए कहता है कि वो मेंग को नहीं खो सकता है। उसे मेंग से प्यार हो गया है। पता नहीं ये कब शुरू हुआ, शायद पहली बार जब उसने मेंग को देखा था तभी से। वो उसके क्यों के धोखे को भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वो बस चाहता है कि मेंग उसके साथ रहे। इस तरीके से सामने से रोहान उसे कन्फेस कर रहा है कि वो क्यों तक को इस रिलेशनशिप में बर्दाश्त कर सकता है मेंग को अपने साथ रखने के लिए। तो जाहिर सी बात है वो बंदा मेंग से कितना ज़्यादा प्यार करता है। वो उसे प्यार से समझाती है। उसके और क्यों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। रही बात डाइवोर्स की, तो उनका रिलेशनशिप का लास्ट एंडिंग डाइवोर्स ही था। उसे भी रोहान से प्यार हो गया है और वो इसी बात से डर रही थी कि कहीं दोनों अलग ना हो जाए। लेकिन जब अब रोहान भी उससे प्यार करने लगा है तो फिर तो बात डाइवोर्स तक जाएगी ही नहीं ना। रोहान और मेंग एक दूसरे को किस करते हैं। मेंग उसे कहती है उसके फ्रेंड ने उसका केयर करते हुए डाइवोर्स लॉयर बुलाया था ताकि मेरे साथ इस रिलेशनशिप में कोई इनजस्टिस ना हो सके। अब जब ये दोनों एक दूसरे से
प्यार करने लगे थे तो यहीं पर एक हैप्पी एंडिंग दे दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट टू लव मैरिज यहाँ पर इस तरीके से ये टर्न आउट होता है। आपको क्या पसंद है, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।